नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। दोस्तों, हमारा मध्यकालीन भारत इतिहास चल रहा है जिसमें हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल के जो शासक हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, बादशाह है, उनकी जानकारी हमने प्राप्त की। लेकिन जो पिछली कक्षा में हमारा मुगल कालीन जो प्रशासन है वो शुरू हुआ था, उसमें हमने केंद्रीय प्रशासन की बात की। तो आज हम केंद्र के बाद जो हिस्ट्री देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो आज का हमारा विषय जो होगा उसमें हम देखेंगे मुगल कालीन जो प्रांतीय शासन है। इससे पहले हमने देख लिया है मुगल जो साम्राज्य था, मुगल कालीन जो साम्राज्य था वो किस प्रकार से उसे सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग भागों में बांटकर चलाया गया। साम्राज्य के बाद हमने देखा जो प्रांत होता था उसे सूबा कहा गया, सूबा कहा गया। सूबे के बाद देखेंगे सूबे को आगे जिलों में बांटा गया, जिसे क्या कहा गया, सरकार कहा गया। सरकार जो जिला है आगे उसको विभाजन किया गया, विभाजित किया गया। तो किसमें किया गया, परगना में किया गया। परगने का शासन है जो सुचारू रूप से चलाने के लिए, परगना वर्तमान तहसील के समान है। तो परगने के बाद आते हैं गांव, आते हैं गांव है जो उसे मावदा या डीह कहा जाता था। ठीक है, मावदा और डीह के अंतर्गत आने वाली जो बस्तियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, नागला कहा जाता था, नागला कहा जाता था। इस प्रकार से जो प्रशासन है, प्रशासन चलता था। लेकिन शाहजहां के समय देखें सरकार और परगना के मध्य एक और कड़ी थी जिसे चकला कहा गया। क्या कहा गया, चकला कहा गया। इस प्रकार से मुगल बादशाह थे जो उन्होंने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे विभिन्न भागों में बांटा। तो प्रांतीय प्रशासन की आज हम बात करेंगे। तो प्रांतीय जो प्रशासन है, प्रांत को मुगल काल में क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। क्या कहा गया, सूबा कहा गया। आज हम देखेंगे सूबे के बारे में। सूबे में हम देखें यहाँ के जो अधिकारी होते थे, हम देखेंगे सूबेदार होता था मुख्य। उसके बाद हम देखेंगे दीवान होता था, एक अधिकारी दीवान होता था। फिर हम देखेंगे बख्शी होता था, बख्शी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे सदर होता था, धार्मिक मामलों से संबंधित। उसके बाद हम देखें तो एक कोतवाल भी होता था। यह सूबे के अंतर्गत प्रशासन को संभालने वाले प्रमुख व्यक्ति होते थे, प्रमुख पद होते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूबे के बारे में। सूबे के बारे में मुगल काल में शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रशासन का जो प्रतिरूप है सूबे का वो केंद्र की ही भांति था, उसी का प्रतिरूप था। जैसे कि केंद्र में प्रशासन चलता था उसी प्रकार से अधिकारी यहाँ पर भी शासन करते थे। तो हम देखेंगे जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो बाबर है, हुमायूं है और शेर शाह है, इन्हें समय नहीं मिला। यह उठापटक में लगे रहे और साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगे रहे। इन्हें प्रशासन में कुछ सुधार नहीं कर पाए। लेकिन जो मुगल बादशाह अकबर है, इसे काफ़ी समय मिलता है अपनी नीतियों को लागू करने का और इनके प्रभाव देखने का। तो अकबर के समय हम देखते हैं जो प्रशासन है, सूबे का प्रशासन है, उसे एक नया आधार प्रदान किया जाता है, नया आधार प्रदान किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे अकबर के समय जो सूबे हैं, अकबर के समय जो सूबे हैं, सूबों की संख्या हम देखेंगे प्रारंभ में कितनी थी, 12 रहती है। सूबों की संख्या कितनी रहती है, 12 सूबे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो अबुल फजल है, अकबर का दरबारी था एक अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी। कौन सी, आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में अकबर के जो सूबे हैं, इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 12 सूबे बताया गया है। आईने अकबरी में अबुल फजल के द्वारा जो सूबों की संख्या है वो कितनी बताई गई है, 12 बताई गई है। लेकिन अकबर के समय हम देखेंगे जब अंतिम समय होता है शासन का, वहाँ पर हम देखेंगे अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। कितनी संख्या हो जाती है, 15।
अंतिम वर्षों में हम यहाँ पर देखेंगे, अंतिम वर्षों में सूबों की संख्या 15 हो गई थी, जिसमें हम देखेंगे 3 सूबे नए कौन कौन से शामिल हुए। उनमें हम देखेंगे एक तो खानदेश हो गया, दूसरा हम देखेंगे बरार हो गया, तीसरा हम देखेंगे खानदेश, बरार के बाद हम देखेंगे अहमदनगर। इन 3 सूबों सहित कितनी संख्या हो गई? सूबों की संख्या हो गई 15। फिर उसके बाद हम देखते हैं सूबों की संख्या जहांगीर के समय भी उतनी रहती है, लेकिन शाहजहां के समय है जो संख्या बढ़ जाती है। तो शाहजहां के समय हम देखेंगे सूबों की संख्या कितनी रहेगी। शाहजहां के समय सूबों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है, जिसमें हम देखेंगे कश्मीर, ठट्टा व उड़ीसा को नए सूबे बना दिए जाती हैं। तो संख्या कितनी होगी? 15 और प्लस 3 के बाद 18 हो जाती है। तो इसके समय सूबों की संख्या कितनी रही? शाहजहां के समय 18 रहती है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे समय आता है औरंगजेब का। औरंगजेब के समय क्या होता है? 1686 और 87 ईस्वी में किसे विजिट कर लिया जाता है? बीजापुर और गोलकुंडा को। हम यहाँ पर देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब के समय जो सूबों की संख्या है, सूबों की संख्या कितनी रहेगी? तो इसके समय सूबों की संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि 2 सूबे और बढ़ गए। 1686 ईस्वी में और 1687 ईस्वी में 2 सूबे शामिल हो जाते। पहला बीजापुर, हम औरंगजेब की जो विजय है उनमें पढ़ चुके हैं, बीजापुर, और दूसरा है गोलकुंडा। कौन सा है? गोलकुंडा। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी रही, तो अकबर के समय सूबों की संख्या रहेगी 15। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अकबर के समय सूबों की संख्या अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी में कितनी बताई गई है, तो सूबों की संख्या 12 रहेगी। शाहजहां के समय सूबों की संख्या 18 और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सूबेदार है, जो सूबे का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। जो सूबे का प्रमुख क्या होता था? प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक, या हम कहेंगे सैनिक व असैनिक जो शक्तियां हैं इसमें समाहित होती थी सूबेदार में। इसे नाजिम भी कहा जाता था। इसका एक अन्य नाम हम देखेंगे नाजिम है, या इसे नाजिम ए सूबा भी कहा गया, नाजिम ए सूबा भी कहा गया। फिर हम देखेंगे इसे सिपह सलार भी कहा गया। क्या कहा गया? सिपह सालार भी कहा गया। यह सूबेदार होता था जो सूबे में क्या करता था? कानूनी व्यवस्था बनाए रखता था। सूबेदार का कार्य क्या था? सूबे में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना या कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप देना, यह सूबे का जो सूबेदार है उसका मुख्य कार्य होता था। इसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय हम देखेंगे जो सूबेदार जो होते थे उनको अन्य राज्यों से न तो संधियां करने का अधिकार था न ही मनसबदार बनाने का। तो अकबर के समय हम देखेंगे एक गुजरात का सूबेदार था। अकबर के समय हम देखेंगे गुजरात का सूबेदार। कौन? गुजरात का सूबेदार था जिसका नाम था टोडरमल। लेकिन टोडरमल को यह अधिकार था कि वह एक तो राजपूतों के साथ संधियां कर सकता था। राजपूतों के साथ जो संधियां करने का उसे अधिकार प्राप्त था। क्या था? अधिकार प्राप्त था विशेष रूप से। तो अब तक जो हमने पढ़ा है इसको फिर से पढ़ लेंगे ताकि ढंग से हमारे याद हो जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है।
लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। जो मुगल कालीन प्रशासन है उसमें हम देखेंगे प्रांतीय शासन को। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन में हम सबसे पहले देखेंगे जो सूबा है। प्रांत को क्या बोला जाता था मुगल काल में? सूबा कहा जाता था। इनके सूबे के जो अधिकारी थे, मुख्य कर्मकारी हम देखेंगे अधिकारी थे जो प्रशासन को चलाते थे, उनमें हम देखेंगे प्रमुख था सूबेदार, फिर हम देखेंगे वित्ताधिकारी दीवान, फिर बख्शी सेनाधिकारी, फिर है सदर, फिर है कोतवाल, ये मुख्य अधिकारी रहते हैं। हम देखेंगे सूबा है जो सूबे को एक नया आधार जो प्रस्तुत किया, प्रदान किया, वो किसके द्वारा किया जाता है? अकबर के द्वारा किया जाता है। और अकबर के द्वारा हम देखेंगे सूबों की संख्या उसके समय कितनी थी, तो अकबर के समय सूबों की संख्या हम देखेंगे 12 रहती है। प्रारंभ में अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी रहती है? 12 रहती है। और जो अबुल फजल है, अकबर का एक दरबारी था अबुल फजल, अबुल फजल का एक ग्रंथ है आईन अकबरी। आईन अकबरी किसका ग्रंथ है? अबुल फजल का, जिसमें अकबर के द्वारा सूबों की अबुल फजल के द्वारा सूबों की बताई गई संख्या कितनी है? तो सूबों की संख्या है 12। किसके अनुसार? अबुल फजल की आईन अकबरी के अनुसार सूबों की संख्या कितनी है? 12 है। फिर हम देखेंगे अकबर के अंतिम वर्षों में, जो अंतिम वर्षों में इसका प्रशासन जो शासन चलता था, तो उस समय सूबों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 कैसे होगी? 3 सूबे अन्य थे, 3 सूबे अन्य। 12 के बाद हम देखेंगे, 12 के बाद हम देखेंगे 3 सूबे और जुड़ जाते हैं, इनकी संख्या हो जाती है 15। कौन कौन से? खानदेश, बरार और अहमदनगर को विजिट कर अगले सूबे बनाए जाते हैं। उसके बाद जहांगीर के समय कुछ बदलाव नहीं होता, सूबों में कुछ होता है लेकिन सूबों की संख्या नहीं बढ़ती। तो शाहजहां के समय हम देखेंगे सूबों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। शाहजहां के समय कश्मीर व ठट्टा व उड़ीसा को भी 3 सूबे बनाए जाती हैं अलग से, तो सूबों की संख्या रही 18। उसके बाद हम देखेंगे अगला व मुगलों का अंतिम शासक, प्रमुख शासक कौन रहता है? जिसका शासन काल है 1658 से लेकर के हम देखेंगे 1707 ईस्वी तक। किसका? औरंगजेब का। तो औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण में रहा, दक्षिण में नेस्तनाबूद हो जाता है। तो औरंगजेब के समय क्या होता है? 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, 2 सूबे और मिलाए जाते हैं। शाहजहां के समय 18 थे और 2 ये हो गई, तो इसके समय सूबों की संख्या कितनी होगी? औरंगजेब के समय सूबों की संख्या हो गई 20। अगर प्रश्न पूछा जाए औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20, अकबर के समय 12, बाद में 15, लेकिन आईन अकबरी के समय कितनी रहेगी? 12 रहेगी। फिर उसके बाद शाहजहां के समय सूबों की संख्या 18 रहेगी। फिर हम देखेंगे सूबेदार के कार्य क्या रहते हैं। जो सूबेदार है, सूबेदार प्रशासन को संभालने वाला मुखिया था यहाँ पर, सूबे में, प्रांत में, राज्य में, ठीक है। एक प्रकार का हम कहेंगे वर्तमान में जैसे हम कहते हैं गवर्नर था प्रांत का, सूबे का। तो इसके पास सैनिक व असैनिक शक्तियाँ हैं जो सूबेदार में समाहित रहती हैं। सूबेदार को नाजिम सूबा या हम कहेंगे नाजिम या सिपाही सलार के नामों से भी जाना जाता था, जो सूबे में कानूनी व्यवस्था बनाए रखता था। क्या करता था? कानूनी व्यवस्था बनाए रखता था। सूबेदारों में हम देखेंगे उनके पास न तो संधियाँ करने का, न ही मनसब प्रदान करने का कोई अधिकार था। लेकिन अकबर के समय हम देखेंगे एक गुजरात का सूबेदार था। कहाँ का? गुजरात का सूबेदार था, जिसका नाम क्या था? तोडरमल था, जिसे राजपूत के साथ, जो राजपूत हैं उनके साथ संधियाँ करने का अधिकार प्राप्त था। क्या था? अधिकार प्राप्त था। इसके बाद हम आगे देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रांतीय दीवान। किसे? प्रांतीय दीवान या सूबे का जो दीवान होता था, प्रांत में जो दीवान होता था, यह क्या होता था? सूबे का वित्त अधिकारी हम कह सकते हैं। क्या था? एक प्रकार से हम देखेंगे वित्त अधिकारी था। जो कार्य केंद्र में, सेंटर में कौन करता था? दीवान या वजीर करता था। वही कार्य यहाँ पर हम देखेंगे किसके द्वारा किया जाता था? दीवान के द्वारा, जो प्रांतीय दीवान था, जिसे वित्त अधिकारी कहा जाता था। सूबे की भू राजस्व व्यवस्था हम देखेंगे, सूबे की जो भू राजस्व
वह लगान संबंधी जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते थे? सूबेदार का जो प्रांतीय दीवान होता था। अब इस दीवान का जो नियुक्ति है, इस दीवान की जो नियुक्ति है वह जो केंद्रीय दीवान होता था उसकी सलाह पर किसके द्वारा की जाती थी? बादशाह के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। यह किसका अधिकारी था? एक प्रकार से हम देखेंगे तो यह सेंटर का या केंद्र का अधिकारी होता था। इसका कार्य था भू राजस्व एकत्रित करना, वह लगान संबंधी कार्य करना, वह वित्त व्यवस्था के जो कार्य हैं उनकी देखभाल करना, इसका कार्य होता था किसका? प्रांतीय दीवान का या सूबेदार का, सूबे में जो दीवान रहता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो अधिकारी है वो कौन से रहेगा? बख्शी रहेगा। जिस प्रकार से हमने देखा केंद्र में क्या होता था? मीर बख्शी होता था, लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी होता था सेना की देखभाल करने वाला जो प्रांतीय बख्शी कहा जाता था, जिसके हम यहाँ पर देखेंगे प्रांतीय बख्शी। इसका कार्य क्या होता था? यह सूबे में हम देखेंगे जो सूबा है, सूबे में जो सैनिक व्यवस्था होती थी हम यहाँ पर देखेंगे सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था, या सैन्य व्यवस्था करता था या सेना की देख रेख करता था। अब जो प्रांतीय बख्शी है या केंद्र का बख्शी है, इसमें एक अंतर होता था। जो केंद्रीय बख्शी है हम देखेंगे या मीर बख्शी है, यह प्रधान होता था सेना का। यह सेनापति तब नहीं करता था, यह क्या होता था? सेना का प्रधान होता था। यह सेना का वेतन है जो उसे नहीं बांटता था, सेना का वेतनाधिकारी नहीं था। जो मीर बख्शी है वेतनाधिकारी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो सेना को वेतन प्रदान करता था, सेना का वेतनाधिकारी होता था, वो क्या होता था? दीवान-ए-तन होता था, जो केंद्रीय सेना को वेतन बांटता था या वेतन देता था। लेकिन सूबे में हम देखेंगे सूबे में सेना को जो वेतन बांटा जाता था वो किसके द्वारा बांटा जाता था? प्रांतीय बख्शी के द्वारा। यही अंतर रहता है इनमें, मीर बख्शी में और बख्शी में। इसका जो हम यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति है, सूबे में हम देखेंगे जो बख्शी है इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती थी? मीर बख्शी के अनुशंसा पर बादशाह के द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो अधिकारी है उसमें हम देखेंगे सदर। केंद्र में हमने पढ़ा सदर उस सुदूर को, जो बादशाह में जो बादशाह होता था, मुगल काल में हम देखेंगे जो बादशाह होता था उसका सलाहकार होता था। धर्म से संबंधित जो सलाह होती थी वो बादशाह को देता था। वही कार्य सूबे में किसका होता था? सदर का होता था। यहाँ पर एक धार्मिक पद था सदर, जो सूबे के धार्मिक कार्य होती थी। क्या? धार्मिक कार्य होती थी। धार्मिक कार्यों की देखभाल करना किसका कार्य था? सदर का होता था। सदर, यहाँ पर हम देखेंगे सदर के द्वारा जो जनता है या प्रजा है इनके नैतिक आचरण का ध्यान, इस प्रकार से हम कहेंगे जो नैतिक आचरण है, जैसे महोत्सव करता था उसका मुख्य कार्य था प्रजा के नैतिक आचरण का। लेकिन यहाँ पर हम नैतिक आचरण और हम देखेंगे इस्लाम के नियमों के अनुसार जो इस्लाम के कानून होते थे उनकी हिदायत जनता को देना तथा उन नियमों का जो इस्लाम के कानून है उनका पालन करवाना सदर का कार्य था। पालन करवाना किसका कार्य था? सदर का प्रमुख कार्य था। सदर के बाद एक अधिकारी आता है कोतवाल, जिसका नाम क्या है हम यहाँ पर देखेंगे कोतवाल हम देखेंगे यहाँ पर राजधानी, और मुगल कालीन राजधानी होती थी, सूबे की राजधानी कहें या राजधानी
वह जो बड़े बड़े नगर होते थे, क्या होते थे? बड़े बड़े नगर होते थे, नगर होते थे, उनका प्रमुख अधिकारी होता था। उनका क्या होता था? प्रमुख अधिकारी होता था। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे बनाए रखता था। प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का जो कार्य है वो किसका है? रखने का कार्य किसका है? कोतवाल का है। फिर से देख लेते हैं इन्हें हम। प्रांतीय बख्शी है या प्रांतीय दीवान है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रांतीय दीवान, सूबे का जो वित्त अधिकारी होता था उसे कहा जाता था दीवान। लेकिन अगर शब्द आ जाए वजीर, तो वजीर शब्द का जो प्रयोग है केवल बादशाह के वित्त अधिकारी के रूप में किया जाता था। वजीर या दीवान भी कह सकते हैं, लेकिन केंद्र में जो वजीर शब्द है केवल बादशाह के वित्त अधिकारी के रूप में ही प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सूबे का वित्त अधिकारी होता था, किसका? जो सूबे का वित्त अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। सूबे का वित्त अधिकारी दीवान कहलाता था। तथा भू राजस्व व लगान संबंधी जो कार्य होते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? दीवान के द्वारा, प्रांतीय दीवान के द्वारा किए जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे प्रांतीय बख्शी है। इसका कार्य क्या होता था? सूबे में सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रचलित करवाना इसका कार्य होता था। दूसरा कार्य यह था प्रांतीय बख्शी का। प्रांतीय बख्शी जो सूबे की सूचनाएं होती थी, गुप्त सूचनाएं, सूबे की हम यहां पर देखेंगे जो सूबे की गुप्त सूचनाएं होती थी, वह किसे देता था? केंद्र में सूबे की सूचनाएं प्रेषित करता था, जिस कारण उसे क्या कहा जाता था? वाकिया नवीस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वाकिया नवीस। सूबे में होने वाली जो हलचल है उसकी सूचना केंद्र में देने के कारण इसे वाकिया नवीस भी कहा जाता था। जो वाकिया नवीस शब्द है यह गुप्त सूचना सूबे से लेकर केंद्र को देने के कारण इसे नाम दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे मीर बख्शी और बख्शी का जो अंतर है हमने पहले भी बताया। मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था, सेनापति तो नहीं करता था लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करता था। तो जो सेना को वेतन बांटने का कार्य है वो मीर बख्शी के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया? दीवान तन के द्वारा किया गया। लेकिन सूबे में सेना को वेतन बांटने का कार्य है किसके द्वारा किया गया? सूबे का जो मुख्य बख्शी है उसके द्वारा। फिर हम देखेंगे अगला पद है सद्र। अगला पद है सद्र। सद्र सूबे में जो धार्मिक कार्य होते थे उनकी देखभाल करता था तथा इस्लाम के कानूनों का पालन करवाता था वहाँ की प्रजा से। यह मुख्य कार्य होता था और धर्म से संबंधी सलाह देता था सूबेदार को। उसके बाद है अगला पद है कोतवाल का। यह राजधानी, किसमें? राजधानी में या बड़े बड़े जो नगर होते थे, बड़े बड़े नगर होते थे उनमें प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था जो देखता था वो कौन देखता था? कोतवाल देखता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रांतीय शासन के बाद पढ़ेंगे हम सरकार, जिसे हम वर्तमान में जिला कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पर आता है जो केंद्र साम्राज्य के बाद सूबा, सूबे के बाद सरकार जो वर्तमान का जिला, उसके बाद आएगा परगना या महाल। तो हम यहाँ पर देखेंगे सरकार है जो वर्तमान का जिला है उसे मुगल काल में सरकार कहा गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शासन को चलाए रखने के लिए जो सूबे होते थे, जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे यह भारत है, इस प्रकार से हम देखेंगे यह भारत है। तो यहाँ पर सेंटर है, केंद्र है दिल्ली, दिल्ली क्या है? केंद्र है। ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये बंगाल है। यहाँ पर हम देखेंगे ये बिहार है, या यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश है। तो ये क्या होता था? साम्राज्य का ये सेंटर था और ये क्या थे? राज्य थे। इन्हें क्या कहेंगे? सूबे होते थे, सूबे होते थे। सूबे के अधीन जैसा हम देखेंगे नीचे क्या होते थे? सरकार होती थी। सूबे के ही अंतर्गत जो अलग अलग क्षेत्र होते थे, जिले होते थे। जैसे हम देखेंगे ये कोई जिला है, जोधपुर कह ले, हनुमानगढ़ कह ले या गंगानगर कर ले। तो यहाँ पर हम देखेंगे सूबा है जो सूबे की राजधानी है। राजधानी के बाद हम देखेंगे
अलग अलग भागों में हम देखेंगे जो जिले हैं अलग अलग से, उन जिलों को क्या कहा जाता था? सरकार में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? सरकार में बांटा गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे सरकार में जो अधिकारी होते थे प्रमुख, उनमें हम देखेंगे सरकार का जो मुख्य प्रधान होता था, सरकार का जो मुख्य प्रधान कहें तो वो कौन था? फौजदार था। कौन था? फौजदार। सूबे में सूबेदार और सरकार में कौन था? फौजदार था। तो फौजदार का कार्य क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था को या कानूनी व्यवस्था को, प्रशासनिक या कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना इसका कार्य था। दूसरी बार यहाँ पर हम देखेंगे सरकार में अन्य अधिकारी और होते थे, जैसे कि हम देखेंगे अमल गुजार होता था, अमल गुजार होता था, वतिकची होता था, कोतवाल होता था, काजी होता था, खजांची होता था। कौन होता था? खजांची होता था। इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो सरकार में भी होते थे। तो सरकार में हम देखेंगे जो फौजदार का कार्य है वो क्या है? सरकार में या जिले में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना इसका कार्य होता था। तो दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर देखेंगे जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था अमल गुजार। अमल गुजार। सरकार में जो कार्य अमल गुजार का है, और सूबे में वो किसका होता था? सूबे में होता था वो सूबे का जो दीवान होता था। सूबे के दीवान का जो कार्य है वही कार्य सरकार में अमल गुजार का होता था। यह सरकार का या जिले का कौन होता था? वित्त अधिकारी था। वित्त अधिकारी था, या हम कहेंगे कि वित्तीय व्यवस्था को देखने वाला, जो वित्तीय व्यवस्था बनाए रखता था, वह अधिकारी अमल गुजार होता था। सूबेदार इसकी जो लगान व्यवस्था संबंधी कार्य है उसमें इसका हाथ बटाता था। हम यहाँ पर देखेंगे जो सूबे में भू राजस्व या लगान संबंधी जो कार्य है, लगान संबंधी जो कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते थे? अमल गुजार के द्वारा किए जाते थे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि अकबर के समय लगान संबंधी जो कार्य है इसके द्वारा अमल गुजार के द्वारा किए जाते थे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे अगला जो प्रमुख अधिकारी रहता है अमल गुजार के बाद हम देखें तो वो कौन रहता है? वतिकची। वतिकची यह क्या होता था? एक प्रकार से लिपिक का कार्य करता था। लिपिक का कार्य करता था। इसका कार्य भूमि संबंधी रिकॉर्ड बनाना व भूमि या लगान संबंधी कागजात तैयार करना होता था। वतिकची का कार्य क्या होता था? भू राजस्व, लगान व भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होते थे या कार्य होते थे, भूमि संबंधी कार्य होते थे, उनके कागजात या कागज तैयार करना इसका प्रमुख कार्य होता था। यह कार्य होता था वतिकची का। अगला कार्य है, अधिकारी है, वो है कोतवाल। कौन है? कोतवाल। कोतवाल है जो नगरीय व्यवस्था है, नगर में हम देखेंगे शांति बनाए रखना व साफ सफाई संबंधी जो कार्य है वो कौन करता था? कोतवाल करता था। और कोतवाल की जो कचहरी थी, क्या थी? कचहरी थी। इसे क्या कहा जाता था? चबूतरा कहा जाता था। इसे चबूतरा कहा जाता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोतवाल के बाद हम देखेंगे एक अधिकारी था खजांची, कोषाध्यक्ष, जिसे प्राचीन काल में हम कहते थे खजानदार। यह क्या होता था? सरकार का मुख्य खजांची या जिले का सरकार का मुख्य खजांची होता था। खजांची होता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोषाध्यक्ष, या हम कहेंगे जो सरकार है, सरकार के
खजाने का ध्यान रखने वाला, खजाने या राजकोष होता था, उसका ध्यान रखने वाला जो व्यक्ति होता था वो खजानदार कहलाता था। इसे खजांची भी कह सकते हैं। उसके बाद है काजी ए सरकार। कौन था? सरकार में जो काजी है, काजी ए सरकार। न्याय विभाग से संबंधित जो हम जिले में देखेंगे या सरकार में हम देखेंगे, सरकार में न्याय से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति, न्याय से संबंधित कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन होता था? काजी ए सरकार होता था। लेकिन औरंगजेब के समय हम देखेंगे, जो औरंगजेब है, औरंगजेब के समय क्या होता है? जो काजी है, काजी के द्वारा जजिया वह जकात वसूलने का कार्य भी किया जाता है। जजिया व जकात वसूलने का जो कार्य है वह भी किसके समय किया जाता है? औरंगजेब के समय भी किया जाता है। तो यह थे प्रमुख अधिकारी हैं जो किसके? सरकार के, जिले के। इनको फिर से एक बार देख लेते हैं, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, कभी भी आपके मस्तिष्क से नहीं निकलेंगे। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे जो कार्य हैं सरकार के या जिले के। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिला व सरकार जो है, जिला व सरकार है। यहाँ पर हम देखेंगे सरकार व जिले का मुखिया कौन होता था? फौजदार होता था। कौन होता था? फौजदार होता था। प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखता था। फिर होता था अमल गुजार। अमल गुजार होता था जो सरकार का वित्त अधिकारी होता था, जो वित्तीय व्यवस्था को देखता था। फिर हम देखेंगे भू राजस्व व लगान संबंधी कार्य जो सरकार में है वो किसके द्वारा देखे जाते थे? तो वो देखे जाते थे अमल गुजार की, जो वित्त अधिकारी है। फिर है वतिकची। जो वतिकची का पद है वर्तमान में हम देखेंगे जो लिपिक होता है, वही कार्य था वतिकची का। वतिकची जो होता था यह भू राजस्व लगान संबंधी या भूमि संबंधी जो कार्य होते थे या जो कागज होते थे वो तैयार किसके द्वारा किए जाते थे? वतिकची के द्वारा किए जाते थे। कौन से? जो भूमि संबंधी जो कार्य होते थे। फिर उसके बाद है कोतवाल। कोतवाल क्या करता था? जो नगर है, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य था और साफ सफाई का जो कार्य है वो भी इसी का था। उसके बाद हम देखें यहाँ पर जो अमल गुजार है, अमल गुजार जो है यहाँ पर हम देखेंगे जो खालिसा भूमि है, जो सेंटर की भूमि है, वहाँ से भी लगान एकत्र करता था या हम कहेंगे कर वसूल करता था। कर वसूल करता था। कौन करता था? अमल गुजार जो है लगान वसूल करता था। कृषि भूमि, कृषि भूमि वह किसानों की देखभाल का जो जिम्मा है, देखभाल का जो जिम्मा है वो किसका होता था? कृषि व किसानों की देखभाल का जिम्मा भी किसका होता था? अमल गुजार का होता था। अगला व्यक्ति है कोतवाल। हमने देखा शांति व्यवस्था बनाए रखना, साफ सफाई संबंधी कार्य करना किसके कार्य थे? कोतवाल के। किसमें? सरकार में, जिले में। और कोतवाल की जो कचहरी होती थी इसे क्या कहा जाता था? चबूतरा। कोतवाल की कचहरी को। उसके बाद है खजानदार। खजानदार सरकार का मुख्य खजांची होता था, यहाँ का कोषाध्यक्ष कहेंगे, जो सरकार में खजाने या राजकोष की देखभाल करता था। उसके बाद है काजी ए सरकार। सरकार का जो है जिले का जो है मुख्य न्यायाधिकारी होता था, न्याय संबंधी कार्य करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे औरंगजेब के समय में काजी को अन्य काम भी सौंप दिए गए। जजिया व जकात वसूलने का कार्य काजी का कब हो गया? औरंगजेब के समय। यह प्रश्न बनेगा कि औरंगजेब के समय जजिया व जकात वसूलना शुरू किसके द्वारा किया गया? तो काजी के द्वारा। काजी को यह अधिकार दिया गया कि वह जजिया व जकात वसूल सकता है प्रजा से। इसके बाद हम देखेंगे परगना, यानी कि जो वर्तमान तहसील है परगना, इसे महाल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाल। महाल भी कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो परगना है, परगने का प्रशासन या तहसील का प्रशासन। तो परगने में क्या होता था? परगने का जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था, कौन होता था? सिकदार। सिकदार होता था। और अन्य अधिकारी इसके अधीन अंदर जो काम करते थे उसमें हम देखेंगे सिकदार।
कानूनगो होता था, कारकुन नामक अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होते थे, पटवारी होता था। ये कहाँ काम करते थे? तहसील में करती थी। किस में करते थे? परगना में करती थी। और वही हम यहाँ पर देखेंगे जो परगना है, परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिक्कदार कहलाता था। क्या कहलाता था? सिक्कदार परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वही जो सूबे में थी, वही जो सरकार में थी, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना इसका कार्य होता था। और दूसरा हम देखेंगे उसके बाद है आमिल, जो पहले हम आपको बताना भूल गए। सिक्कदार के बाद आमिल, अगला अधिकारी है आमिल। परगने का वित्त अधिकारी, जो परगना है, परगने में जो वित्त अधिकारी होता था, वित्त अधिकारी होता था, या परगने से भू राजस्व, भू राजस्व या हम कहेंगे टैक्स वसूल करता था, टैक्स वसूल करता था, वो कौन था? आमिल होता था। जिस परगने की हम देखेंगे अकबर के समय, हम देखेंगे जो मुगल बादशाह अकबर है, कौन है? अकबर के समय जिस परगने की आय, जिस परगने की आय प्रति वर्ष 1 करोड़ होती थी, 1 करोड़ होती थी या 1 करोड़ दाम होती थी, तो उसे करोड़ी कहा जाता था, उसे करोड़ी कहा जाता था। किसे? उस आमिल को। जिस परगने में अमल गुजार प्रति वर्ष आय 1 करोड़ दाम होती थी, तो उस आमिल को क्या कहा जाता था? करोड़ी कहा जाता था, अकबर के बाद। इसके बाद अगला पद है कौन सा? कानूनगो। कानूनगो यह पटवारियों का प्रधान होता था। यह हम देखेंगे जो परगने में क्या है? पटवारी है, पटवारी लोग हैं, जो पटवारी हैं उनका प्रधान जो होता था वो कानूनगो होता था। इसके बाद हम देखेंगे एक अधिकारी है कारकुन। कौन सा है? कारकुन। कारकुन का वही कार्य है जो सरकार में किसका होता था? बतिकची का होता था। यह लगान संबंधी, लगान संबंधी या भू राजस्व, भू राजस्व संबंधी परगने में कागज तैयार करता था, कागज तैयार करता था। या हम कहेंगे लिखा पढ़ी का जो कार्य है, लिखा पढ़ी का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता था? कारकुन के द्वारा किया जाता था। और जो पटवारी होता था, एक अन्य अधिकारी पटवारी भी होता था जो राजस्व वसूल करता था परगने से। इसके बाद हम देखेंगे ग्राम प्रशासन। मुगल काल में, जो मुगल काल है, मुगल काल में ग्राम प्रशासन, मुगल काल में जो गांवों का प्रशासन है, जो ग्रामीण प्रशासन है, हम देखेंगे मुगल काल में जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्रामीण प्रशासन में किसी भी प्रकार की मुगल काल के जो अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी दखल अंदाजी नहीं होती थी, उनकी दखल अंदाजी नहीं होती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें ही चलाती थी। ग्राम का जो प्रशासन है ग्राम पंचायतों के द्वारा चलाया जाता था। वह स्वायत्त शासी संस्थाएं होती थी, स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, संस्थाएं थी। ग्राम पंचायतें हैं वही शासन चलाती थी। अब ग्राम के जो मुखिया हैं, ग्राम का मुखिया कौन था? खुद मुकद्दम या चौधरी, हम देखेंगे यह ग्राम के मुखिया होते थे, ग्राम के मुखिया होते थे, या हम कहेंगे ग्राम का जो प्रधान है यह होते थे। यहाँ पर मुगल काल में जो केंद्र के अधिकारी हैं, या मुगल काल में हम देखेंगे मुगल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी कोई दखलंदाजी नहीं होती थी। पंचायतों के द्वारा ही या इन अधिकारियों के द्वारा ही जो गांव के पंचायती हैं, खुद मुकद्दम चौधरी हैं,
इनके द्वारा ही यहाँ पर शांति व्यवस्था और साफ सफाई के कार्य हम देखेंगे, जो सफाई के कार्य हैं इनके द्वारा ही करवाए जाते थे। अब ग्राम प्रशासन है, जो गांव है, गांवों को यहाँ पर क्या कहा जाता था? गांवों को यहाँ पर जो गांव है, गांवों को मावदा या डी कहा गया है। और मावदा या डी के अंतर्गत जो इकाई आती है या बस्तियां आती हैं, उन बस्तियों को क्या कहा गया है? उन बस्तियों को कहा गया है नागला। बस्तियों को कहा गया है नागला। फिर हम देखेंगे जो परगना है, जो सरकार है, उसके मध्य एक इकाई और शाहजहां के द्वारा शामिल की गई, जिसे क्या कहा जाता था? चकला। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है इन पर, नागला है, चकला पर। तो फिर से देख लेंगे हम जो मुगल कालीन प्रशासन है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पूरा देख लिया है। तो यहाँ पर हम परगने का शासन देखेंगे। परगना वर्तमान तहसील के समान, परगने को महाल भी कहा गया। यहाँ पर सिकदार होता था, जो परगने का मुख्य अधिकारी होता था, सिकदार होता था। जो वित्तीय अधिकारी होता था वो कौन होता था? आमिल होता था। कौन? आमिल, जो परगने में वित्त व्यवस्था भू राजस्व संबंधी कार्य करता था। उसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय जो परगना है, अकबर के समय जो परगना है, परगने में आय प्रति वर्ष 1 करोड़ दाम से अधिक होती थी तो उसे करोड़ी कहा जाता था, उस अमल गुजार को या आमिल को। उसके बाद है कानून गो। कानून गो पटवारियों का प्रधान होता था। इसके द्वारा जरूरी जो भूमि संबंधी कागजात हैं वो भी तैयार किए जाते थे। कारकुन होता था लगान संबंधी, भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी, जिसके द्वारा लिखा पढ़ी का कार्य भी किया जाता था। उसके बाद है पटवारी। पटवारी के बाद हम देखेंगे यहाँ का जो ग्राम प्रशासन है, ग्राम प्रशासन है। ग्राम प्रशासन में यहाँ मुगल काल के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी। ग्राम एक स्वायत्त शासी संस्थाएं थी। ग्रामों की जो संस्थाएं एक स्वायत्त शासी संस्थाएं थी। यहाँ पर जो ग्राम पंचायतें हैं उनके ही द्वारा प्रशासन चलाया जाता था गांव का। और ग्राम के जो मुख्य अधिकारी हैं, गांव के जो मुख्य अधिकारी हैं या मुखिया होते थे, खुद मुकद्दम या चौधरी होते थे, उनके द्वारा शांति व्यवस्था व सफाई का कार्य इनके द्वारा ही करवाया जाता था। फिर हम देखेंगे गांव का जो गांव है, मुगल काल के हम जो गांव है, गांवों के देखें तो गांवों में मावदा या डी कहलाते थे। और इनके अंदर जो बस्तियां होती थी, गांवों के अंदर जो बस्तियां होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था। और चकला क्या है? चकला हम देखेंगे शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय सरकार यानी जिला और परगना के मध्य एक नई इकाई शामिल की गई, जिसे कहा गया चकला। तो इसी के साथ ही हमारी जो आज की कक्षा है यहीं पर समाप्त होती है। अपना कीमती समय देने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।